हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी अरोड़ा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हम यूपीएससी की पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूपीएससी का हिस्ट्री के लिए पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है वो मैंने डिस्कस आप सबके साथ में किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज सोर्सेस। हम सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री मतलब क्या, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के उन पन्नों को जब हम देखते हैं, हम समझते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें सोर्सेस से मिलती है। सोर्सेस मतलब क्या? अलग अलग स्रोत। किसी भी चीज का स्रोत क्या है, ठीक है, कि उसका साधन मतलब बेसिकली वो इंफॉर्मेशन आई कहां से है, तो उसे हम स्रोत कहते हैं। तो स्रोत क्या है किसी भी इंफॉर्मेशन का? राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ सोर्स। कि सोर्स क्या है? तो सोर्स जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, ठीक है। सो in order to look our past from many perspectives, we have different sources of history. यानी कि अपने पास्ट को पीछे जाकर देखने के लिए हमारे पास में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास के अलग अलग स्रोत हमारे पास हैं। तो वो दो स्रोत कौन कौन से हैं? ये जो सोर्सेज वाला टॉपिक है ये काफी डिटेल में जाएगा और इसकी काफी सारी वीडियोस बनेंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यूपीएससी के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के लिए दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी 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 यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो सबसे पहला लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरे जो नंबर पे हमारे सोर्सेस है दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब पास्ट को अलग अलग नजरिए से देखना है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले किसको देखते हैं? लिटरेरी सोर्सेस। अच्छा, पास्ट में क्या हुआ? रामायण में देख लो फटाफट, रामायण देखेंगे पता चलेगा पास्ट में क्या हुआ। फिर पास्ट में क्या हुआ, फटाफट जी महाभारत में देखो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो दीज आर लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब क्या? साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, लिटरेचर मतलब क्या? साहित्य। तो साहित्य से रिलेटेड जितने भी स्रोत हैं वो आपके लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस मींस व्हाट? जिसके अंदर सारे टेक्स्ट आ जाए, जितने भी टेक्स्ट है आपके। जैसे रामायण इज वन ऑफ योर टेक्स्ट, जैसे महाभारत हो गया आपका एक टेक्स्ट, जैसे आपका कोई वेद हो गया, आपका कोई पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग टेक्स्ट, किसी भी तरीके का कोई भी पाठ, तो वो आपका क्या होता है? लिटरेरी सोर्स होता है। अब ये टेक्स्ट कैसे हो सकते हैं? इट कैन बी लॉन्ग, शॉर्ट, रिटन एंड ओरल। यानी कि टेक्स्ट जो है वो लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से कुछ भी हो सकता है। कोई आपको पोएटिक फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि महाभारत के बारे में बोलते हैं कि महाभारत इज अ लॉन्ग कोलोसल एपिक, यानी कि एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो महाकाव्य मतलब कि पोएट्री की फॉर्म में है। तो अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। ये तो बहुत आसान है। लिटरेरी सोर्सेस में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लेना, आप रामायण का लिख लेना, आप महाभारत का लिख लेना, आप वेद का लिख लेना, आप ऋग्वेद का लिख लेना, आप यजुर्वेद का लिख लेना, आप अथर्ववेद का लिख लेना, है ना। एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच इज अ टेक्स्ट दैट इज योर लिटरेरी सोर्स, राइट। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी में और बहुत ही सरल भाषा में आप सबको समझाऊं। फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों की सजेशंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं कि यहाँ पर आप ये वाली चीज को
इम्प्रूव करें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब पुरातात्विक स्रोत, और लिटरेरी सोर्सेस मतलब क्या, साहित्यिक स्रोत। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजी होती क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर बेसिकली द मटेरियल एविडेंस, जो हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने कुतुब मीनार को देखा, वो क्या एक मटेरियल एविडेंस है। बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग है, मैंने उसको देखा। मैंने ताजमहल को देखा, वो एक मटेरियल एविडेंस हो गया। मैंने एक खुदाई करी, कब्र के अंदर से कुछ मुझे बोन्स वगैरह निकली, मैंने एक स्केलेटन को देखा, वो मेरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। मैंने खुदाई करी, मुझे नीचे से एक मटका मिला, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। तो कोई भी चीज जो कि टैंजिबल है, यानी कि मूर्त है, जितनी भी आपकी मूर्त सामग्री होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो आपका किसका पार्ट होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का पार्ट होता है। इसके अंदर सारे जितने भी आपके मटेरियल रिमेन्स हैं, मटेरियल रिमेन्स मतलब क्या, जैसे नंबर 1 आपकी इंस्क्रिप्शंस हो गई। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख जैसे अशोका था, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपने सुना है, यानी कि राजा जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर के ऊपर अपना खुदवा के लिखवा दिया कि ये मेरे बारे में लिखो कि सो एंड सो आई वाज दी, मतलब कि मैं वहां का राजा था, ये था, वो था, जो भी उनके बारे में था, दैट इज इंस्क्रिप्शंस। हमें अलग अलग पीरियड की अलग अलग इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, गुप्ता के टाइम की अलग इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, चोलास की अलग इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, यानी कि उनके शिलालेख मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे जिसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो वो आपका क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया। दूसरा आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, क्वाइंस हो गए, यानी कि सिक्के हो गए। अब आज की डेट में भी हमारे पास सिक्के है ना, है कि नहीं है, तो उसी प्रकार से उस समय के सिक्के, कॉपर के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, और उसके ऊपर उस राजा की फोटो, उस राजा की तस्वीर, तो हमें उस पीरियड के बारे में पता चल जाएगा। ऑब्वियसली मैं एक कॉइन देखूंगी जिसके ऊपर अगर अशोका की पिक्चर बनी हुई है, तो मैं समझूंगी, कोरिलेट करने की कोशिश करूंगी कि ओके, देयर वाज अ किंग हुज नेम वाज अशोका, जिसका नाम अशोका था। तीसरी चीज, इंस्क्राइब्ड इमेजेस। कुछ इमेजेस होती है जो कि खुदी हुई होती है, जैसे किसी पत्थर पे या कहीं पर भी, या किसी टेक्स्ट पे, या कुछ कहीं पर भी, जो खोद के, जैसे वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट बहुत लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जाकर क्या करते हैं, खोद के अपना नाम लिखाते हैं या कुछ कराते हैं। सो वो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कंजर्व हिस्ट्री को, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, हमें उन्हें कंजर्व करना है, हमें उन्हें बचाना है। बट ये क्या होती है, इंस्क्राइब्ड इमेजेस, खुदे हुए, जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं ने कराया, तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। यानी कि ये सब हमारे क्या है, ऐतिहासिक स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोत हमारे दो तरीके के हो गए। पहला लिटरेरी सोर्स, जिसके अंदर आपका पूरा साहित्यिक स्रोत, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट ले लेना, जैसे एग्जाम्पल लिखना हो तो आप महाभारत का एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है, महाभारत का लिख लेना, रामायण का लिख लेना, किसी का भी लिख लेना। नाउ ऑल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एविडेंस derived from sources of history। कह रहे जितनी भी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस है, यानी कि ऐतिहासिक व्याख्या है, इतिहास की जब हम व्याख्या करते हैं, जितने भी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस है, वो किस पे बेस्ड है, आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एविडेंस derived from sources of history। यानी कि जितनी भी इतिहास की जो व्याख्या होती है कि अच्छा पुराने समय में ऐसा होता था, वैसा होता था, तो वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में मतलब ऐतिहासिक स्रोतों पे बेस्ड है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या, ऐतिहासिक स्रोत, जितने भी आपके इतिहास के अंदर स्रोत हैं, उनके ऊपर बेस्ड है, राइट। तो
आपको पढ़ा रही हूँ ये काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे, और ये आपका जो बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हैं या जो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, और ये वीडियो आपके यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है। सो प्लीज मस्ट वॉच इट। वी विल कंटिन्यू। ओके, अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो एज वी आर डूइंग सोर्सेस, एंड हमने अभी अभी डिस्कस किया कि दो तरीके के सोर्सेस हमारे होते हैं। वन इज योर लिटरेरी सोर्स एंड वन इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या? साहित्यिक स्रोत। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या? पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको यूपीएससी में सिंपल सिंपल ये तो नहीं पूछेंगे ना कि आपको चलिए बताइए सोर्सेस क्या क्या थे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे उस चीज को। यानी कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है, रीडिंग एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स से मेरे पास एक टेक्स्ट है, यानी कि एक किताब है जिसका नाम है महाभारत, ठीक है, मेरे पास एक किताब है जिसका नाम महाभारत है, यानी कि एक टेक्स्ट है। तो ये क्या है? एक एंशिएंट टेक्स्ट है, यानी कि एक प्राचीन पाठ है उस समय का, एक एंशिएंट टेक्स्ट। तो मतलब कि रीडिंग एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देखेंगे कि एक महाभारत हो गया या रामायण हो गई या कोई भी टेक्स्ट हो गया, उस प्राचीन पाठ को हमें एक ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है। जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इसको एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी पढ़ेंगे। तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे कैसे पढ़ते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। वो इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं? ऑब्वियसली जब हम हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली वो कहानियां तो नहीं पढ़ने वाले ना, उसको एक ऐतिहासिक नजर से देखेंगे, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो वो कैसे देखते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो कह रहे हैं अ टेक्स्ट कैन बी रेड इन मेनी डिफरेंट वेज फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक पाठ को आप ऐतिहासिक दृष्टि से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या? ऐतिहासिक दृष्टि से कई तरीके से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम एज पे फोकस करेंगे। एज आपकी और मेरी एज नहीं, एज ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट कितना पुराना है, कौन से युग में लिखा गया, उसका समय क्या था। जैसे महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत का एज क्या था, महाभारत की कौन से एज में लिखी गई, कितना समय पुरानी हो गई, दैट इज योर एज, ठीक है। तो हिस्टोरिकल दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? एज ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि युग, समय। द्वापर था, त्रेता था, सतयुग था, कलयुग था, क्या कौन सा युग चल रहा था, कौन सा समय चल रहा था, कौन सी सेंचुरी चल रही थी, कोई भी बात, ठीक है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑथरशिप, उसको लिखा किसने, ग्रंथकारिता कौन था, ठीक है। हु रोट द टेक्स्ट, ऑथरशिप मतलब जिसने वो टेक्स्ट को लिखा है, ग्रंथकारिता। तो वो ग्रंथ को कारित किसने किया, मतलब उसकी ऑथरशिप किसके पास है, वो किताब या वो चीज किसने लिखी। चाहे हम इंस्क्रिप्शन की भी बात करें, चाहे हम एक शिलालेख की बात कर रहे हैं या इंस्क्राइब्ड इमेजेस की बात करें, हम किसी की भी बात करें, किसने लिखा, ये भी तो एक इतिहास के पन्नों में ये प्रश्न आते हैं ना। महाभारत का समय क्या था, एज क्या थी, उसको लिखा किसने। नॉट ओनली महाभारत, दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल, this is only one example, we have numerous example, we have thousands and thousands of example। इसकी जगह मैं अथर्ववेद भी ले सकती हूँ, यजुर्वेद भी ले सकती हूँ, सामवेद भी ले सकती हूँ, बहुत चीजें हैं, ठीक है। ऑथरशिप। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कि रचना का समय। देखिए, एक तो एज कि कितना समय हो गया उस टेक्स्ट को लिखे हुए, और दूसरा पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन, कौन सी सेंचुरी में वो टेक्स्ट को कंपोज किया गया, 13th सेंचुरी में किया गया, 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, या उससे पहले, या क्या था, कब कंपोजिशन हुआ उसका। तो वो सारी बातें, ठीक है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इतिहास में फोकस करते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, यानी कि विकास की प्रक्रिया।
विकास की प्रक्रिया मतलब जब महाभारत बना होगा या जब रामायण लिखी गई होगी या जब कोई भी वेद लिखा गया होगा या पुराण लिखा गया होगा या कोई भी धर्मशास्त्र धर्म सूत्र कुछ भी लिखा गया होगा, तो उसके अंदर ऑब्वियसली टाइम के साथ में कुछ विकास तो हुआ होगा, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज तो हुआ ही होगा ना। यानी कि समय के साथ में कुछ ना कुछ धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा। पहले मैंने कुछ लिखा होगा, फिर थोड़े समय बाद किसी और ने कुछ लिखा होगा, या कुछ एक सेंचुरी के बाद में कुछ उसमें एडिशन हो गए होंगे, कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ होगा, यानी कि कुछ ऐड किया होगा, कुछ हटाया होगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, यानी कि विकास की सतत प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है, कंटिन्यूअस एक चलता रहता है। तो वो क्या हुआ, उन सारी चीजों को हमें देखना है। नाउ फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रोनोलॉजिकल लेयर्स। अच्छा एक बात मैं आप सबको बताऊं, कोई कहता है कि I have written the same answer and the another person has written the same answer। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आंसर सामने वाले से कैसे डिफरेंट होगा। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस के लिए तो कैसे अलग होगा। इफ यू आर डूइंग हिस्ट्री and you have mentioned all these historical points, then your answer is going to be different, isn't it? महाभारत की कहानी तो सबको पता है, नहीं पता क्या कौरवास और पांडवास के बीच का एक युद्ध था, लेकिन वो कहानी थोड़ी लिख के आओगे पेपर में। वो कहानी तो सबको पता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता है, लेकिन आपको लिखना होगा कि कौन सा एज था, आपको लिखना होगा उसकी ऑथरशिप के बारे में, आपको लिखना होगा उसके पीरियड ऑफ कंपोजिशन के बारे में, यानी कि रचना का समय क्या था, आपको लिखना होगा प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में, उसमें किस तरीके से विकास की प्रक्रिया हुई, या जो वीएस सुत्थांकर थे उन्होंने कैसे ढूंढा महाभारत के बारे में, या क्या हुआ, कैसे आगे आगे चेंजेस हुए, क्या सिर्फ उन्होंने ही चेंजेस किए, उसके आगे भी कुछ चेंजेस हुए। तो वो सारी बातों पे आपको फोकस करना है। अनदर थिंग इज क्रोनोलॉजिकल लेयर्स, यानी कि काल क्रमानुसार परतें, एक एक परत होती है ना जैसे लेयर बाय लेयर, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल लेयर क्या है कि भाई पहले मान लो कोई टेक्स्ट है, लेट्स से नॉट महाभारत, कोई और टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, तो पहले कुछ 1800 कुछ में लिखा गया, ठीक है, उसके बाद 1900 में उसकी कुछ और एडिशन हुआ, फिर थोड़े समय बाद पता चला कि वो तो जी 1600 कुछ में लिखा गया था। मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल लेयर्स क्या है, उसकी काल क्रमानुसार पढ़ते क्या है कि यानी कि उसके अंदर कितने 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 चेंजेस हुए हैं। तो हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नाउ सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके वेरियस एडिशंस, यानी कि विभिन्न संस्करण। जैसे हम कहते हैं ना ये वाली मूवी आई, इस मूवी का नया एडिशन आएगा, जैसे ये थॉर की मूवी आई, अब थॉर की ना नई वाली मूवी आनी है, ठीक है। ऑल्दो आई डोंट वॉच सच फिल्म्स, मतलब मुझे इतना नहीं पता, बट जैसे बच्चे करते हैं कि ये वाला मूवी आई है अब इसका न्यू एडिशन आएगा, ये आएगा, तो उसी प्रकार से वो जो वेद था, वो जो पुराण थी, या वो जो महाभारत था, रामायण था, उसका जो नया एडिशन आया, विभिन्न संस्करण जो उसके आएंगे, अलग अलग एडिशंस जो आएंगे, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक टेक्स्ट के लिए सबसे पहले एज मतलब युग और समय। आप अगर अपने आंसर्स को इस तरीके से मॉडिफाई करके ये सारे पॉइंटर्स को अगर आप मेंशन करते हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। युग मतलब एज, ऑथरशिप, पीरियड ऑफ कंपोजिशन, एज मतलब युग, ऑथरशिप मतलब ग्रंथकारिता, पीरियड ऑफ कंपोजिशन मतलब रचना का समय, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज मतलब विकास की प्रक्रिया क्या रही, क्रोनोलॉजिकल लेयर्स मतलब काल क्रमानुसार परतें, और वेरियस एडिशंस मतलब उसके विभिन्न संस्करण। आई होप इतना समझ में आ गया है। हम सोर्सेस कर रहे हैं, यानी कि स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम ये पढ़ रहे हैं कि अ टेक्स्ट कैन बी रेड इन मेनी डिफरेंट वेज फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि एक जो आपका टेक्स्ट है, जो पार्ट है या कुछ भी है, तो उसको आप एक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ अवश्य पढ़ सकते हैं, और यूपीएससी यही डिमांड करता है, इवन ऑनर्स में भी यही डिमांड किया जाता है हमसे, है ना। सो हमने पहले बात करी कि एज की बात करी कि आप एक टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपको उसका एज बताना है, ऑथरशिप बताना है, एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में बात करनी है। तो अब मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट है एंड दैट टेक्स्ट इज रामायण, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, रामायण ले लिया, ठीक है। राम जी की कहानी सबको पता है, ऑब्वियसली बच्चे को पता है दशहरा आने वाला है जी, राम भगवान ने रावण को मारा, दैट इज द स्टोरी।
बट आर वी सपोज टू राइट स्टोरीज इन आवर आंसर? नो, अगर हम स्टोरी लिखना है वो तो एक सेकेंड क्लास का बच्चा भी लिख देगा, है ना, हमें वो थोड़ी ना लिखना है। तो हमें लिखना है एक हिस्टोरिकल एनालिसिस, यानी कि एक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ वो कैसा लग रहा है टेक्स्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज केयरफुल एनालिसिस। केयरफुल एनालिसिस मतलब विश्लेषण। डीएनए देखते हैं जी न्यूज पे, उसमें वो कहते हैं ना विश्लेषण करेंगे इस चीज का। तो केयरफुल एनालिसिस मतलब विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण किस चीज का? लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का। यानी कि रामायण लिखी गई तो कौन सी भाषा में लिखी गई, ठीक है। अगर महाभारत लिखी गई तो कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई, पाली में लिखी गई, प्राकृत में लिखी गई, या हड़प्पन टाइम का कुछ मिला या टेक्स्ट मिला तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया, या भ्रामरी था, खरोष्टी था, क्या था, मतलब भाषा कौन सी थी, वो इंपॉर्टेंट है। तो विश्लेषण किसका? भाषा का। स्टाइल का, शैली कौन सी थी, कौन सी जॉनर में लिखा गया, कौन सी शैली में लिखा गया। फिर उसका कंटेंट, कि उसके कंटेंट में क्या था। जैसे महाभारत की बात करें, सो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ टू वॉरिंग कजिन्स, यानी कि दो भाई जिनके आपस में कजिन्स थे, जिनके बीच में आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हुई। तो उस समय का कंटेंट क्या था। अब आप देखेंगे कि महाभारत की बात हो रही है, महाभारत की बात जरूर हो रही है, लेकिन उस समय के उस कल्चर को वो रिफ्लेक्ट करता है। वो स्टोरी हमें बताती है कि उस समय पर ऐसा मैक्सिमम घरों में होता था, इसलिए वो कहानी बनी गई, ठीक है। Although I am not talking about the authenticity of the text, कि कितना ऑथेंटिक है, क्या था, वो सच में था कि नहीं था, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे, बट अभी हम ये बात कर रहे हैं कि वो हमें एक जनरल ओवरव्यू दे रहा है कि उस समय पर समाज में क्या होता था, ठीक है। अब आपने फॉर इंस्टेंस टेक्स्ट लिया रामायण, ठीक है, तो आपने हिस्टोरिकल दृष्टि से उसका भाषा देखी, उसकी शैली देखी, उसका कंटेंट देखा। कंटेंट देखा, ये जी भगवान जी थे, भगवान राम ने, जो कि विष्णु जी के ही अवतार रहे हैं, तो उन्होंने ये सब मारा रावण को। अब हम कोई भी लेते हैं, कोई वेद ले लो, पुराण ले लो, कुछ भी ले लो, नाउ वी हैव टू एनालाइज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब क्या? उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस बैकग्राउंड में, किस सिनेरियो में वो टेक्स्ट लिखा गया। अब जैसे आप और मैं अगर यहाँ पर बैठे हैं और पीछे वॉर हो रही है, तो हम किस बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिख रहे हैं, यानी कि एक वॉर के बैकग्राउंड में लिख रहे हैं। पीछे म्यूजिक चल रहा है और हम म्यूजिक के, संगीत के बैकग्राउंड में लिख रहे हैं। सो दैट बैकग्राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बैकग्राउंड कैसा होगा? बैकग्राउंड एंड द पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स मतलब लोगों के जो विचार होते हैं, एंड द बायसेस, बायसेस मतलब पक्षपात, जो इतने भी तरीके के पक्षपात किए जाते हैं, दे रिफ्लेक्ट सच एज क्लास, रिलीजन एंड जेंडर। यानी कि अगर मैं रामायण की बात करूं, या मैं महाभारत की बात करूं, या मैं किसी वेद की बात करूं, या मैं किसी पुराण की बात करूं, एनीथिंग, एनी टेक्स्ट, नॉट ओनली रामायण, एनी टेक्स्ट, लेट्स से कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है XYZ, ठीक है। अब उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या है, ये हमें हिस्ट्री में फोकस करना है। उस पे पर्सपेक्टिव्स क्या है लोगों के, यानी कि लोगों की विचारधारा उस टेक्स्ट को लेकर अलग 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 अलग। फिर उस पे बायसेस, क्या पक्षपात उसमें नजर आता है, वो पक्षपात कौन कौन से हैं, यानी कि क्लास डिफरेंसेस, यानी कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, समाज के अंदर जितने भी वर्गीकरण हैं, ये हाई क्लास है, ये लो क्लास है, ये मिडिल क्लास है, समाज के अंदर जितने वर्ग हैं, तो क्या वो टेक्स्ट वो दिखा रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अनदर थिंग, रिलीजन, कौन से धर्म की बात हो रही है, कहीं क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, कहीं सिखिज्म की बात हो रही है, कहीं इस्लामिक धर्म की बात हो रही है, तो वो रिलीजन के ऊपर। जेंडर, जेंडर बायसेस, क्या फीमेल्स के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, या जो ट्रांसजेंडर है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो वो सारी बातें जेंडर यानी कि लिंग, उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपोज्ड इन विच ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि कौन से भूगोलिक क्षेत्र में उसकी रचना की गई। ऑब्वियसली ज्योग्राफी तो इफेक्ट करेगी ना। अगर कोई चीज ऑस्ट्रेलिया में हुई है तो वहां का वातावरण, वहां की वायुमंडल उसको इफेक्ट करेगा। कोई चीज भारत में हुई है तो वहां का वायुमंडल उसे इफेक्ट करेगा। तो भूगोलिक क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है।
तो यानी कि जब हम एक प्राचीन पाठ को पढ़ रहे हैं तो हम एक केयरफुल एनालिसिस करेंगे, यानी कि एक विश्लेषण करेंगे उस समय की भाषा का, वहां की शैली का, वहां के विषय का, वहां की पृष्ठभूमि का कि क्या था क्या नहीं था, वहां के जो पक्षपात किस तरीके के होते थे, समाज में जितने वर्ग थे उसमें, धर्म में, लिंग में, ये सारी चीजें, और भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था। इतनी बात आई होप समझ में आ गई। जैसे कि हम सोर्सेस कर रहे हैं और हम ये पढ़ रहे हैं कि एक जो टेक्स्ट है उसको हम एक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ऑब्वियसली स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो उसमें हमने देखा कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमें एज पे फोकस करना है, हमें ऑथरशिप पे फोकस करना है कि ग्रंथकारिता किसने करी, किसने लिखा वो टेक्स्ट, राइट। तो अब अगली चीज ये है, Who was the target audience? अगर मैं कोई भी किताब लिख रही हूँ या मैं आप लोगों को ही पढ़ा रही हूँ, फॉर इंस्टेंस आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस इस समय पर कौन है? वो लोग जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जो कि हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं या मास्टर्स इन हिस्ट्री कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में, तो वो मेरी टारगेट ऑडियंस हो गई। तो उसी प्रकार से उस समय पर कोई भी अगर वेद या पुराण लिखा गया, जैसे मान लो एक आपका लिखा गया धर्मशास्त्र लिखा गया, तो धर्मशास्त्र के अंदर कौन था टारगेट ऑडियंस? इन सारे विषयों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे यूपीएससी के, तो आपको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मेजर फोकस देना है। यही वो चीजें हैं जो आपके आंसर को डिफरेंट बनाती हैं। ऐसा नहीं है, स्टोरी सबको पता है, महाभारत की क्या स्टोरी है, रामायण की क्या स्टोरी है, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर आंसर डिफरेंट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, अब ठीक है, हु वाज द टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस समझ में आ गया कि किसको दृष्टिकोण में रखकर आपने अपने बुक बनाई या कुछ भी बनाया या कुछ भी लिखा, इस तरीके से। अगली चीज आपको जो फोकस करनी है, दैट इज व्हाट वाज द प्लेस ऑफ दीज टेक्स्ट, यानी कि वो जो पाठ है उसकी जगह क्या है। प्लेस ऑफ दीज टेक्स्ट विद इन द प्रिवेलिंग सोशल, पॉलिटिकल पावर, स्ट्रक्चर एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। यानी कि अगर धर्मशास्त्र है, अभी एक अलग एग्जाम्पल हो गया, एक अलग टेक्स्ट हो गया, पहले हमने महाभारत और रामायण का ले लिया, अब हमने धर्मशास्त्र का ले लिया। जैसे मान लो धर्मशास्त्र है, एक टेक्स्ट है, तो वो जो प्लेस ऑफ टेक्स्ट है, अब उसकी प्लेस ऑफ टेक्स्ट ये नहीं कि वो कहाँ पर लिखा गया, बल्कि ये कि उसकी समाज में, धर्मशास्त्र की उस समय पर समाज में क्या इंपॉर्टेंस थी सोशली, उसकी राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स जो राजा महाराजा थे, राजा महाराजाओं के लिए राजनीतिक रूप से किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट था। अगर उस समय के जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे तो वहां पर कैसे इंपॉर्टेंट था। तो यानी कि अगर आप कोई भी एक टेक्स्ट लेते हैं, मैं रामायण लूं, मैं महाभारत लूं, मैं धर्मशास्त्र लूं, धर्मसूत्र लूं, कुछ भी लूं, वेद लूं, पुराण लूं, कुछ भी लूं, अर्थशास्त्र लूं, कुछ भी लूं, एनी टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट का समाज में यानी कि सोसाइटी में सोशल उसका क्या इन्फ्लुएंस है, या क्या उसकी प्लेस है, क्या उसकी जगह है, वो मैटर करता है। पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक रूप से वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो मैटर करता है। अगर कोई भी एक किताब है वो राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रही है तो वो मैटर करेगा। फिर उसका कल्चरल ट्रेडिशन यानी कि सांस्कृतिक परंपरा, कोई भी सांस्कृतिक परंपरा है तो उसमें वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीजों को आपको लिखना है, इसको एनालाइज करना है, तभी आपका आंसर बहुत ही अच्छा बन पाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन से जॉनर में लिखा गया, यानी कि कौन सी शैली में लिखा गया है, और कौन सा टाइप ऑफ लिटरेचर है, वो गद्य है, पद्य है कि चंपू है। अब ये चंपू वर्ड क्या होता है? चंपू ये मैंने हिंदी वालों को समझाने के लिए लिखा है। चंपू मतलब वो नहीं जो तेल लगा के बैठा है, चंपू मतलब जो विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गद्य एंड पद्य, यानी कि जो गद्य और पद्य का दोनों को एडिशन इज चंपू। चंपू मतलब जिसके अंदर गद्य भी आता है और पद्य भी आता है। गद्यांश यानी कि जो लंबी लंबी कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेजेस
वैसा वाला। पद्य मतलब पोइट्री, पोइट्री के फॉर्म में। और कुछ टेक्स्ट वैसे होते हैं जो कि दोनों का मिक्सचर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पैसेजेस भी है, बीच बीच में कविताएं भी है, दोहे भी है, तो वो टाइप ऑफ लिटरेचर। तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया मैं रिकॉल कर देती हूँ और बता देती हूँ मैं अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ। देखिए अभी सोर्सेज मोटे रूप से शुरू भी नहीं हुए हैं। अगर आप सोचो कि मैंने सोर्सेज को शुरू करा दिया तो ये एक तरीके से अभी शुरू भी नहीं हुआ है, ये तो अभी एक उसका बैकग्राउंड ले हुआ है। ये बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं लिखना कि वेद के अंदर ये लिखा है या पुराण के अंदर ये लिखा है। आपको ये लिखना है कि हिस्ट्री के ऐतिहासिक दृष्टि से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उस टेक्स्ट से क्या समझा। यूपीएससी के आंसर में आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि एक टेक्स्ट है तो आप ये बताओगे कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेक्स्ट कैसा था, क्या था उसमें ऐसा स्पेशल, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे की क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ इन लिटरेरी टेक्स्ट का, क्या जॉनर था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या स्टाइल था, क्या कंटेंट था, उसको कहाँ कहाँ से लिया गया, कि कौन कौन सी फैमिलीज थी, जैसे कि फैमिलीज मतलब कि कौन सी कंट्री से, वो इंडो अरेबिक था टेक्स्ट कि इंडो ग्रीक था, क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे की वीडियोस में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी वेदास के बारे में, पुराण्स के बारे में, कोलोसल एपिक्स जैसे महाभारत, रामायण, इनके बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, धर्मसूत्र के बारे में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, जैनास टेक्स्ट के बारे में। देखिए ये जो सोर्सेज एक टॉपिक है इसको हम काफ़ी ग्रेटर डिटेल में करेंगे, बिकॉज सोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है अगर आपको ठीक से समझ में आ गया ना तो आप अपने यूपीएससी के हर आंसर में ये लगा देंगे। और जिसको समझ में आ गया कि कैसे ये मोल्ड करके लिखना है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बिकम एन IAS। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वीडियो को देखा। मैं आप सबकी आभारी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सोर्सेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि स्रोत जितने भी हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी जर्नी। और जर्नी की कौन सी जर्नी, पढ़ाई की जर्नी, कहीं जा थोड़ी रहे, बट पढ़ाई की जर्नी आपकी अच्छी रहे। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।